वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। देखिए यहाँ पर बेसिकली समझाने की कोशिश ये की गई है कि हर एक इंसान जो है एक दूसरे की हेल्प कर कर अगर आगे बढ़ेगा तो हम लोग सबकी हेल्प कर सकते हैं। वी कांट हेल्प एवरीवन, यानी कि हम सब हर एक किसी की हेल्प नहीं कर सकते, बट एवरीवन कैन हेल्प समवन, यानी कि हर एक आदमी किसी न किसी की हेल्प कर सकता है। आप लोग बिल्कुल इसको ऐसे समझिए, अपने ही परिवार का उदाहरण लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारी एसएलवी फैमिली है, तो ये जो एसएलवी फैमिली है, यहाँ पर जो भी आप लोग यहाँ पर सारे लेक्चर देखते हैं मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, पर लेकिन अगर आप लोग भी डिसाइड कर ले कि हमें भी दो दो तीन तीन आदमियों को पढ़ाना है, तो ये देखिए किस तरीके से चीजें जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहीं से ही चीजें निकल कर आती है। अगर हर एक इंसान एक दूसरे की इस तरीके से हेल्प करने लगेगा तो फिर जो चीजें हैं वो काफी लार्ज स्केल पर बढ़ती चली जाएगी। तो इसी तरीके से अगर जहां पर भी आप लोगों को लगता है, और ये तो टाइम ऐसा है कि आप लोगों को हेल्प करनी ही करनी चाहिए, क्योंकि अब एक ऐसे टाइम में हम लोग खड़े हैं जो कि एक बहुत बड़ी महामारी है ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने। तो जहां पर भी जिस भी लेवल पर जिस भी तरीके से आप लोग अपने हिसाब से हेल्प कर सकते हैं, हेल्प जरूर करिए। हेल्प करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, ठीक है? पैसे के फॉर्म में, दवाई के फॉर्म में, किसी को खाने के फॉर्म में, किसी को किताबों के फॉर्म में, किसी का इवन मोबाइल तक आप लोग रिचार्ज करा सकते हैं अगर किसी के पास से पैसे नहीं, अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो ये भी एक तरीके की हेल्प है। तो यहां तक आप लोग सारी चीजें कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, अपने लेवल पर ट्राई बेस्ट कीजिए और अपना भी ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखिए। आज जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन ये है, ओनेगा जाकर मैप में नहीं हारेगा, इसको फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। किस कंट्री में लोकेटेड है ये लेक, इसके बारे में देखिएगा। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में, तो आइए एक एक आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं। पर लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक एनालिसिस दे दूं कि किस तरीके से कोविड-19 के कितने केसेस कहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में यहां पर 2.5 मिलियन केस आ चुके हैं, यानी कि 25 लाख केस आ चुके हैं। इसी के साथ में यहां पर 1,77,000 के लोग ऐसे हैं जो हमारे बीच में अब नहीं रहे हैं, और 6,90,000 के करीब लोग ऐसे हैं जो कि इससे बाहर निकलकर आ चुके हैं इस बीमारी से। अगर बात करें यूएसए, तो यूएसए 8,19,000 केस लिए हुए अकेला यूएसए बैठा है, जिसमें 45,000 लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है। समझ रहे हैं कि एक टाइम पे इटली को हम लोग बोलते थे बहुत ज्यादा डेथ हो रही है, अब अकेला यूएसए आप लोग यहां पर देखते हैं कि दोनों इटली और स्पेन को अगर मर्ज भी आप लोग कर दें तो अभी यहां पर यूएसए से आगे नहीं निकल पा रहे हैं लगभग, ठीक है? यानी कि एक तरीके से इतने लेवल पर यहां पर यूएसए पहुंच चुका है। यानी कि एक तरीके से ये बोलिए कि यूएसए में आज के डेट में जो महामारी है वो अपने पैर पसार चुकी है। अगर बात करें स्पेन, इटली, फ्रांस, ये यहां पर ये कंट्री है जहां पर काफी लार्ज स्केल पर केस देखने को मिल रहे हैं। सारे लगभग इक्वल केस हैं, और यहां पर आप लोग देखिए इक्वली यहां पर लगभग डेथ आप लोगों को नजर आ रही है। पर लेकिन जर्मनी, इनके इक्वल केस होते हुए भी जो लोगों की डेथ है वो काफी कम यहां पर हुई है, ये एक अच्छी बात बोल सकते हैं। यूके में जर्मनी से केस काफी कम है, फिर भी जो डेथ है वो काफी ज्यादा है, लगभग 3 गुने के करीब। तुर्की जो है यहाँ पर, जिसके बारे में आर्टिकल भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो यहाँ ये आगे निकल चुके हैं। ईरान किससे? चाइना से। तो यहाँ पर जो डेथ है और जो केस है, डेथ जो है यहाँ पर कम है, पर लेकिन केस है ईरान से ज्यादा है। तो ये उस कंट्री की कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जिसने इसको सीरियस लिया और कौन इसको इग्नोर कर रहा है। बेल्जियम में भी यहाँ पर लगभग 6,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। हमारी कंट्री में 20,000 क्रॉस कर चुके हैं केस अब तक, और 645 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में अकेले में 5,000 केस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जिसमें 251 लोगों की जान अब तक महाराष्ट्र के अंदर जा चुकी है। तो महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, यहां पर हो गया तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब और बिहार, ये वो एरिया हैं जहां 100 से ज्यादा केस देखने को मिल रहे हैं। और यहां पर अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश तक का, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र, ये 1,000 से ऊपर केस वाले एरिया हैं। यानी कि सबसे ज्यादा जो केस है आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट काफी अच्छे लेवल पर एहतियात बरत रही है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो आप भी अपने हिसाब से जो भी हो सके अपने हिसाब से जरूर कीजिए, और अपनी पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, उसमें कोई भी कोताही आप लोगों को नहीं बरतनी है। ये सोचकर कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, ये सोचकर कि टाइम मिल जाएगा, देखिए अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता है तो आप लोगों से बेटर कोई नहीं होगा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है तो आप लोगों से बेटर कोई नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को और टाइम मिल गया, तो जो पढ़ी नहीं रहा उससे तो और भी डबल मेहनत कर आप लोगों का फिर भी सिलेक्शन होना है। तो ये बात अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स रखनी है, कोई भी ऐसा कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए।
आर्टिकल से आप लोगों के सामने नजर यहां पर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल यहां पर ये इसेंशियल नॉन इसेंशियल कैटेगरी को यहां पर समझाने की कोशिश की गई है, तो इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कौन से इसेंशियल प्रोडक्ट हैं जिनको अलाउ किया गया, कौन से नॉन इसेंशियल है, और अब यहां पर दोनों को अलाउ कर दिया गया। तो उसके ऊपर आर्टिकल है। यहां पर ऑयल का प्राइस जो इतने लार्ज स्केल पर डाउन हो गया है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे, और हमारी कंट्री में ऑयल के रिजर्व वगैरह कहां पर है उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ये यहां पर बात करा है कि स्टेट की हेल्प करनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। वही बात है जो कोविड-19 के बारे में कि सेंटर अपने लेवल पर लड़ रहा है और स्टेट अपने लेवल पर लड़ रहा है, तो इस तरीके से स्टेट की हेल्प करनी चाहिए सेंटर को, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। ठीक है, बाकी इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे ये आर्टिकल के ऊपर, जो कि यहां पर सीरिया में क्राइसिस के बारे में बात कर रहा है, तो इसको हम लोग देखेंगे अच्छे से। सागर विजन क्या है ये भी आर्टिकल है, और देखिए आप लोग के कुछ आर्टिकल बच जाते हैं, वो आर्टिकल सारे आप लोग कवर कर संडे में डिस्कस हो जाएंगे। संडे वाला जो डिस्कशन रहता है वो इसी के पर्पज से हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इसी के चलते मैं कोशिश करता हूं कि जो वीडियो है वो 40 मिनट से नीचे गिरे, क्योंकि फिर अपलोड करने में काफी प्रॉब्लम होती है। आप लोगों को पता है सब घर पर है, मोबाइल से अपलोड हो रहा है, मोबाइल का कैसा नेटवर्क आ रहा है वो आप लोग जान ही रहे हैं, तो इसलिए कुछ भी इस तरीके से आप लोग टेंशन मत लीजिए कि छोड़ूंगा कुछ नहीं। हाँ ये है कि कुछ चीजें हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे जो कि संडे में आता है, फिर बीच में अगर ज्यादा आर्टिकल हो जाएंगे तो एक एक्स्ट्रा वीडियो और बना दूंगा। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। यहां पर जो ये वाला आर्टिकल है ये माइग्रेंट पॉलिसी के बारे में बात कर रहा है। आप लोगों को पता है आज के में हर एक राज्य में कोई ना कोई माइग्रेंट वर्कर फंसा हुआ है, तो उसके लिए यहां पर राइटर ये बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म विजन हम लोग को रखना चाहिए, क्योंकि अभी ये कुछ बात नहीं पता कि कब तक कोविड-19 का क्राइसिस चलने वाला है, तो हम लोग इस तरीके से चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी हम लोग को लेकर आनी है ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके, ये बात समझाई गई है यहाँ पर। ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर ये बेसिकली बात कर रहा है यूएसए के बारे में कि यूएसए ने एक पढ़े लिखे बेवकूफ की तरीके से यहाँ पर काम किया है, ये बात यहाँ पर बोली गई है। और जिस तरीके से यूएसए को सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए था उस तरीके से वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाया है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस जो यूएसए के अंदर है वो यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, बल्कि ये बोलिए 8 या 24, यानी कि 1/3 जो केस है अकेले यूएसए में है ऑल ओवर वर्ल्ड के, और जो डेथ है वो भी कम नहीं है। टोटल मिलाकर कितने हैं 1,77,000 लोगों की जान गई है, जिसमें से 45,000 जो है वो अकेले यूएसए से हैं। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग जरूर आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर डेटा पॉइंट है उसके ऊपर नजर डालेंगे, और यहां पर यह है आज का कार्टून दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया में जो सारा बर्डन आ गया है वो कोविड-19 का हेल्थ वर्कर के ऊपर आ गया कहीं ना कहीं, तो ये चीजें समझाने की कोशिश की जा रही है। तो हम लोगों को भी अपने लेवल पर काम करना चाहिए ताकि सिचुएशन जो है उसको हैंडल किया जा सके। ठीक है, तो आइए अब नजर डालते हैं आर्टिकल के ऊपर। पहले सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखते हैं जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है और कई सारी नई चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर ये है ऑयल के प्राइस के बारे में। ऑयल का प्राइस जो है वो काफी डाउन जा रहा है, पर लेकिन ये जो है यहाँ पर ये बोला कि ऑयल का प्राइस डाउन जाना क्या ऑल टाइम इंडिया के लिए गुड न्यूज हो सकती है, तो ये आप लोगों को बताना है। यानी कि हम लोग ये बोलते हैं कि ऑयल प्राइस घटना चाहिए, ऑयल प्राइस घटता है तो हम लोग आसानी से सस्ते में ऑयल खरीद पाते हैं, क्रूड ऑयल खरीद पाते हैं, पर लेकिन क्या हमारे लिए ये सही है हर टाइम, तो इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर एनालिसिस करना है। क्वेश्चन की तरीके से आप लोग इसको ले लीजिएगा, पोस्ट कर दूंगा क्वेश्चन ग्रुप में, वहां पर देख लीजिएगा, टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर दूंगा और इसके कमेंट के नीचे पोस्ट कर दूंगा। क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए। तो बोला जा रहा है कि क्या जो ऑयल में डाउन होता है प्राइस में, तो यह नॉट ऑल गुड न्यूज फॉर इंडिया, तो यहां पर हर टाइम आप लोग इसको गुड न्यूज नहीं बोल सकते। ऑयल के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो पहले आप लोग के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। जब हम लोग क्रूड ऑयल की बात करते हैं, यानी कि कच्चा तेल जब हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं, तो वो एक ऐसा तेल होता है जिसमें से हम लोग दुनिया भर के सामान निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, मिट्टी का तेल निकालते हैं, ग्लिसरीन निकालते हैं, ये एलपीजी वगैरह निकालते हैं, हैवी फ्यूल वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग कहां से निकालते हैं, ये क्रूड ऑयल से निकालते हैं। यानी कि कई सारी चीजों का भंडार होता है क्रूड ऑयल, फिर अपनी कंट्री में लाकर रिफाइन करते हैं और अलग अलग तरीके से हम लोग ये चीजें करते हैं। तो अगर यहां पर जो ऑयल का प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो इनडायरेक्ट वे में ये समझिए ऑयल का प्राइस जैसे डिक्रीज हुआ तो ये सारी चीजें भी यहां पर इनके प्राइस भी डिक्रीज होते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। यानी कि अगर हम लोग हमारा इंपोर्ट कम आ रहा है तो हमारा एक्सपोर्ट भी कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं वो काफी लार्ज स्केल पर हम लोग सप्लाई भी करते हैं, तो उनका प्राइस भी डाउन होता हुआ नजर आएगा, तो हमारे एक्सपोर्ट पर भी इंपैक्ट पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बोली गई है, जिन कंट्री से हम लोग आज की डेट में क्रूड ऑयल खरीद कर लेकर आते हैं वो कंट्री में हमारी कंट्री के बहुत सारे लोग काम करते हैं, यानी कि जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, ठीक है, यूएई हो गया, तो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो इनमें हमारी कंट्री के बहुत सारे लोग काम करते हैं और वो अपने घर पर रेमिटेंस भेजते हैं। रेमिटेंस क्या होता है, ये पैसा होता है जब आप लोग विदेश में काम करते हैं और अपने देश में अपने घर वालों के पास से पैसा भेजते हैं, तो इसको रेमिटेंस बोलते हैं। वो रेमिटेंस काफी लार्ज स्केल पर कम हो जाता है जब यहां पर क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो यहां पर कम होता है। रीजन क्या है, लोगों को काम से निकाल दिया जाता है, प्रोडक्शन जो है वो कम कर दिया जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात,
वो ये है यहाँ पर कि जिस तरीके से क्रूड ऑयल का प्राइस कम होता है तो हमारी कंट्री में खुद गवर्नमेंट को एक तरीके से कम करना पड़ता है प्राइस। अगर यहाँ पर गवर्नमेंट प्राइस कम करती है तो उसका टैक्स का कलेक्शन जो होता है वो कम होता है। और आज के डेट में कोविड-19 के चलते मार्केट में ऑयल की ज्यादा रिक्वायरमेंट है ही नहीं है, सबके व्हीकल जो है वो अपने घर में खड़े हुए हैं, तो इसलिए उनकी जो एक तरीके से खरीदारी है वो कम हो चुकी है। इस तरीके से गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन भी काफी कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर किस तरीके से जो सिचुएशन है वो खराब होती है अगर ऑयल का प्राइस डाउन होता है इंडिया के लिए भी। तो ये एक दूसरा एंगल है, ठीक है। अब दूसरा एंगल तो ये हो गया, अब बाकी आर्टिकल समझते हैं जिसमें आप लोग कई सारी चीजें जान पाएंगे। ये तो मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। इसके चलते पहले आप लोग आर्टिकल के ऊपर नजर डालिए, फिर आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। आज की डेट में अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो ऑयल शॉक है वो ऐसा बोला जा रहा है जैसा 1973 में था। 1973 में एक ऑफिशियल बैन लगाया गया था अरब जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा, खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड के वेस्टर्न पावर के ऊपर, यूनाइटेड स्टेट के ऊपर खासकर ये ऑयल भेजने से मना कर दिया। तो उस टाइम पर जो ऑयल के प्राइस थे वो गिरकर ये यहाँ पर $12 पर बैरल आ गए थे, जो कि काफी खतरनाक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट कर दिया। और इसी तरीके की सिचुएशन जो है वो फिलहाल अब यहाँ पर क्रिएट हो गई है, जब यहाँ पर ऐसा भी हो रहा है कई कंट्री में, जैसा मैं आप लोग इसको ऐसे बोलिए, जैसे कि मान लीजिए आज के में बैंक में आप लोग अपना पैसा जमा करने जाते हैं, बैंक में पैसा जमा करना चाहते हैं और बैंक जो है आप लोगों का पैसे की रखवाली रखने का खुद पैसा ले आप लोगों से। यानी कि बैंक जो है यहाँ पर आप लोगों को बोले कि अगर आप लोग यहाँ पर 1 लाख रुपए रखना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 1 लाख रुपए के 5 रुपए ये पर सैकड़ा के हिसाब से आप लोग यहाँ पर मुझे ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि मैं आप लोगों के पैसे की रखवाली करूंगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑयल जो है वो आज के लिए प्रोड्यूस इतना हो गया कि उसको रखने की कॉस्ट यहाँ पर लग रही है। इसका एक और अच्छा उदाहरण मैं आप लोगों को बताता हूं। मान लीजिए आज की डेट में आप लोग जिस तरीके से आज के डेट में आप लोग क्या हैं, आप लोग यहाँ पर एक तरीके से रूम वगैरह छोड़ के जो घर आ चुके हैं, तो आज के डेट में जो रूम जो मकान मालिक हैं वो रेंट मांग रहे हैं। आप लोग वहां पर रह नहीं रहे हैं, आप लोग उसको कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, पर आप लोग उसका रेंट दे रहे हैं। एक तो ऐसा है कि आप लोग वहां पर रह रहे हैं, कमा रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, आप लोग उसको यूज नहीं कर रहे हैं, बस आप लोग को रखना है वो। तो एक तरीके से रूम को रखने का, क्योंकि आप लोग का सामान रखा हुआ है वहां पर, तो इसलिए आप लोग को रेंट पे करना पड़ रहा है। तो वही चीजें यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रही है। कितने ऐसे फैमिली मेंबर है जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि ये सिचुएशन कई बार सामने निकल कर आती है। तो बैंक अगर आप लोगों से पैसा मांगने लगे आप लोगों का पैसा रखने के लिए, तो एक तरीके से वो नेगेटिव इंटरेस्ट हो गया। ऐसा ही कुछ यहां पर देखने को मिल रहा है यूएसए के अंदर में, बोल रहे हैं $40 पर बैरल के हिसाब से यहां पर हिस्टोरिक लो पहुंच गए। एक तरीके से उसको रखने की कॉस्ट इतनी आ रही है यहां पर, जब यहां पर मार्केट में सप्लाई नहीं हो रही है। तो एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं सेलर जो है वो खुद यहां पर एक तरीके से पे कर रहा है एक ऑयल प्राइस, ऑयल को रखने का। इस तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं। जैसे बैंक में बताया कि खुद का पैसा आप लोग जाके बैंक में रखोगे तो बैंक वाला आप लोगों से पैसे लेगा कि आप लोगों के पैसे की रखवाली कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो वही कंडीशन आप लोग यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर बात करें रिसेंटली अभी सऊदी अरेबिया और रसिया के बीच में एक रस्साकसी चली, आप लोग इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहां पर देखिए, ये हो गया सऊदी अरेबिया और ये होगी अपनी प्यारी कंट्री। कंपेयर किया कीजिए हमेशा, ये हो गया पर्टिकुलर सऊदी अरेबिया, यहां से जाएंगे रसिया और यहां से आप लोग जाएंगे, ये हो गया यूएसए। अब यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा, सऊदी अरेबिया और आसपास वाली कंट्री, इनका एक ओपेक ग्रुप है, OPEC बोलते हैं इसको, बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। यानी कि ये वो कंट्री है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती हैं या फिर क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं। और उसके पिताश्री कौन है? उसके पिताश्री है सऊदी अरेबिया। पर लेकिन इसके पिताश्री तो सऊदी अरेबिया है, फिर भी ये यहां पर ये सारी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री अकेली नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्री पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती हैं, जिसमें बहुत बड़ा एक नाम है रसिया, और रसिया इसका पार्ट नहीं है। तो अगर कल को मार्केट में ऑयल की रिक्वायरमेंट कम रहती है तो देखिए इनको प्रोडक्शन कम करना होता है। रीजन क्या है? रीजन ये कि मार्केट में अगर अवेलेबिलिटी ऑयल की कम रहेगी तो यहां पर प्राइस उसका स्टेबल रहेगा। अगर मार्केट में ऑयल की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो प्राइस ऑलरेडी कम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग मार्केट से मान लीजिए पनीर लेने गए हुए हैं, तो पनीर जो है बहुत ज्यादा अवेलेबल है मार्केट में। पनीर तो अच्छा नहीं रहेगा, आप लोग टमाटर लीजिए, ठीक है, पनीर तो वैसे महंगा था। टमाटर मार्केट में बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, तो हर एक रेडी पे टमाटर रखे हुए हैं, तो उनका प्राइस कैसा होगा? बहुत डाउन होगा। सोचिए पूरी मार्केट में एक ही रेडी पर टमाटर रखे हुए हैं, तो प्राइस कैसा होगा? बहुत हाई होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही है, अगर मार्केट में ऑयल अवेलेबल रहेगा तो प्राइस कम होगा। तो इन्होंने बोला कि यार देखो हर जगह कंट्री में लॉकडाउन लग चुका है, तो ऐसा करते हैं कि प्रोडक्शन घटा देते हैं, यानी कि प्रोड्यूस करना कम कर देते हैं, जिससे मार्केट में ऑयल अवेलेबल कम रहेगा और प्राइस जो है वो थोड़ा स्टेबल रहेगा। तो ये बात सऊदी अरेबिया ने रसिया को बोली। अपने ग्रुप में तो बात मनवा लेगा सऊदी अरेबिया आराम से, पर लेकिन दूसरी कंट्री अगर वो प्रोडक्शन कम नहीं करेंगे तो प्राइस डाउन नहीं हो पाएंगे।
सॉरी प्राइस मेंटेन नहीं हो पाएंगे, वो डाउन ही रहेंगे। तो सऊदी अरेबिया गया रसिया के पास में और रसिया को बोला यार ऐसा करते हैं प्रोडक्शन जो है वो कम कर देते हैं, प्रोडक्शन कम करेंगे तो मार्केट में अवेलेबिलिटी कम रहेगी और इसी तरीके से जो प्राइस हैं ऑयल के वो बने रहेंगे। रसिया ने मना कर दिया। और ये जबकि यहाँ पर सऊदी अरेबिया और ओपेक ग्रुप का एक एग्रीमेंट है जिसको ओपेक प्लस बोलते हैं, जिसमें रसिया यहाँ पर ये बोलेगा अगर सऊदी अरेबिया मिलकर यहाँ पर सहमत करने की कोशिश करेंगे तो रसिया को भी प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। तो रसिया ने मना कर दिया। रीजन क्या था? रीजन ये बताया जा रहा है रसिया ने मना कर दिया इसलिए क्योंकि रसिया नहीं चाहता था कि ऑयल का जो प्राइस है वो ज्यादा ऊपर रहे और उसके चलते यूएसए की जो सेल गैस है उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ जाए, यानी कि यूएसए की सेल गैस की मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और इन सब चीजों की प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, तो इसके चलते यूएसए का दबदबा मार्केट में रहेगा। तो ये चलते रसिया ने मना कर दिया। तो सऊदी अरेबिया को गुस्सा आ गया, उसने प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ा दिया। उसने कहा कि मैं देखता हूं, यानी कि अब और ज्यादा गिरने दो प्राइस को। तो रसिया की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए इनडायरेक्ट वे में सऊदी अरेबिया ने वो नहीं कहा कि मेरा फायदा हो चाहे ना हो दूसरे का नुकसान जरूर होगा। तो इस तरीके के इंसान को बोलते हैं राक्षस प्रवृत्ति का इंसान, यानी कि अपना फायदा हो ना हो दूसरे का नुकसान होना चाहिए। एक नॉर्मल इंसान है वो ये सोचता है कि यार मेरा फायदा नहीं हो रहा, चल कोई नहीं, चल दूसरे का भी नुकसान नहीं करना है, ठीक है। एक वो इंसान होता है, कई दूसरे एक तरीके से कई कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो वो इंसान है कि भले ही अपना नुकसान हो जाए पर दूसरे का फायदा होना चाहिए, उसको भगवान की कैटेगरी में रखा जाता है, भगवान अल्लाह गॉड जो भी आप लोग बोलिए। एक इंसान की कैटेगरी में इंसान होता है कि हाँ यार मेरा नुकसान नहीं, चलो मेरा फायदा नहीं हो रहा तो दूसरे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं इंसान बन जाता है। अब यहां पर राक्षस प्रवृत्ति का इंसान हुआ है कि मेरा नुकसान हो चाहे मेरा फायदा हो, बल्कि मेरा नुकसान हो पर लेकिन दूसरे का फायदा नहीं होना चाहिए, तो राक्षस प्रवृत्ति का इंसान इसको बोलते हैं। तो वो कैटेगरी यहां पर क्रिएट हो गई। तो इसके चलते काफी लंबा जद्दोजहद यहां पर देखने को मिला, उसकी वजह से भी जो ऑयल के प्राइस हैं वो काफी डाउन आ गए। आज की डेट में अगर आप लोग काउंट करेंगे 2020 के अंदर 67 के करीब यहां पर जो प्राइस डाउन हो चुके हैं, 21 डॉलर पर बैरल पर यहां पर प्राइस आ चुके हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके द्वारा बोला गया है कि जो ड्रामेटिक डिक्लाइन यहां पर देखने को मिल रहा है, बहुत एक तो सबसे बड़ा इसका रीजन ये कोविड-19 की सिचुएशन देखने को मिल रही है और ये बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में लगभग 1 डिकेड लग जाएगा फिर से उसी ग्रोथ को अचीव करने के लिए जो यहां पर आज के डेट में बर्बाद हो चुकी हैं चीजें। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो रिसेशन हो रहा है, जो इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, ये जल्दी से पैटर्न में नहीं आएगी, काफी लंबा टाइम लगेगा। और इसी के साथ में आज की डेट में जो यहां पर ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको वो स्टोर करना पड़ रहा है, या तो लैंड पे स्टोर करेंगे या फिर ऑफशोर यानी कि किनारे पर जाकर कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे सुपर टैंकर के अंदर में। तो एक तरीके से वो भी उनको कॉस्टली पड़ रहा है। उसका एसबीआई बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे हवाई जहाज आज के डेट में कहीं ना कहीं अपने जो जहां पर वो खड़े हुए हैं बस वहीं पर खड़े हुए हैं और उनको उसका पैसा पे करना पड़ रहा है, जबकि उनको यूज भी नहीं किया जा रहा है। तो वही आप लोग समझिए कि पेट्रोलियम प्रोड्यूस तो कर दिया पर लेकिन उसको रखने का भी पैसा एक तरीके से पे करना पड़ रहा है। तो अब यहां पर एक लिटिल ऑप्शन क्या है, वो ये है कि आप लोग यहां पर जो प्रोडक्शन है उसको कम करिए, क्योंकि फिर आप लोग कम रखना पड़ेगा। तो यही बात यहां पर बोली गई है, क्योंकि जो ग्रेट लॉकडाउन है उसकी वजह से जो डिमांड है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो डिमांड खत्म हो चुकी है तो सप्लाई करने का कोई काम बनता ही नहीं है। अब इंडिया के बारे में बात करते हैं, अपनी प्यारी कंट्री के बारे में बात करते हैं। हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखेंगे कहां कहां से हम लोग कच्चा ऑयल खरीदते हैं, तो ये कुछ पहले का डेटा है। देखिए अगर कहीं भी डेटा आप लोगों को देखने को मिले तो नॉर्मल टाइम का डेटा आप लोगों को देखना है, यानी कि जब अफरा तफरी हो उस टाइम का डेटा आप लोगों को नहीं देखना है। जैसे यहां पर 2013, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, ऐसा नहीं है कि 2019, 20 का डेटा देखोगे। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर महामारी है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोग घर पर बैठे कोई आप लोग को पूछे कि मंथली सैलरी कितनी आ रही है, बोलो कि यार गुजारा चल रहा है जैसे तैसे, तो उस टाइम पर सैलरी पूछने का कोई मतलब नहीं है। उस टाइम पर बिजनेस वाले से ये पूछने का मतलब नहीं है कि तेरा बिजनेस कैसे चल रहा है। उस टाइम पर पूछो जब नॉर्मल टाइम होता है तो वो बताएगा कि कितना अच्छा चल रहा है, ठीक है। इस टाइम पर तो सबका ही बर्बाद चल रहा है, ठीक है। तो वही बात आप लोगों को बतानी है। एक डायलॉग मुझे याद आता है, पता नहीं कोई मूवी का डायलॉग है, किसी सीरियल का डायलॉग है, मैंने एक बार सुना था कि गंदा है, बहुत गंदा है, पर क्या करूं मेरा धंधा है। तो वही चीजें यहां पर देखने को मिलती है कि आज की डेट में इनकी कंट्री की एक सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि चीज़ों को संभालना भी है और प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ाना है और इकोनॉमी को भी थामना है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, आप लोग समझिए। एक बार इंडिया के बारे में बात करें तो इराक, सऊदी अरेबिया, ईरान, वेनेजुला, नाइजीरिया और यूएई, ये कंट्री है जो सबसे ज्यादा हम लोग को पेट्रोलियम जो एक्सपोर्ट करती हैं। अगर बात करें इंडिया का रीजन वाइज देखें, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, तो रीजन वाइज यहां पर हम लोग यहां से अपना क्रूड ऑयल खरीदते हैं। अब ये रीजन जो है आज के डेट में सारे ठप पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा है वहां पर। तो इसके चलते यहां पर प्रॉब्लम अब हम लोग को देखनी है किस तरीके से निकलना है, और इस टाइम पर अपना जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उसको भी मेंटेन रखना है। आप लोग को याद होगा 1990s में ये बोला जाता है कि हमारी कंट्री के पास में इतना भी पैसा नहीं था कि आने वाले 7 दिन का भी तेल हम लोग खरीद सकते हैं। तो उस टाइम पर हम लोग को अपनी इकोनॉमी ओपन करनी पड़ी थी। अगर उस टाइम पर हम लोग रिजर्व रखते,
तो प्रॉब्लम के टाइम पर हम लोग को दूसरों के सामने घुटने टेकने नहीं पड़ते। दूसरे शब्दों में बोलूं तो जब घर से पैसा आता है, ये नहीं कि मंथ में आते ही सारा उड़ा दिया। पहले स्टार्टिंग में कोशिश कीजिए कि हाथ खींचकर थोड़ा सा अपना पैसे को यूज कीजिए, ताकि मंथ के एंडिंग में आप लोगों के पास में कुछ सेविंग भी बच जाए, और अगर कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग उसको टैकल कर सको बिना घर पे टेंशन दिए हुए। तो वही बात यहां पर की जा रही है कि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व होना चाहिए सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व अगर आप लोग देखेंगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, और पूछे जा चुके हैं अब तक, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो अलग अलग राज्य में हम लोग इसको बना रहे हैं, आंध्र प्रदेश से बना रहे हैं, इसी ये यहां पर अलग अलग राज्यों में बना रहे हैं, सॉरी इसके बारे में याद रखिएगा, उड़ीसा में बना रहे हैं, आंध्र प्रदेश से बना रहे हैं, और इसी के साथ में कर्नाटक में। तो कुछ तो एरिया ऐसे हैं जो एग्जिस्टिंग है यहाँ पर, जैसे कि विशाखापट्टनम हो गया, मंगलूर हो गया, और पादुर हो गया। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मंगलूर कर्नाटक, और पादुर ये भी कर्नाटक के अंदर में है। तो ये चीजें वो हैं जो आप लोगों से मैच करने के लिए भी डायरेक्ट पूछ ली जाती है। नाम दे देंगे और बोलेंगे कहां पर ये लोकेटेड है, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग को याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है, ये है चंद कोहल, ठीक है, ये उड़ीसा के अंदर में है, और पादुर यहाँ कर्नाटक के अंदर में है। ये अलग अलग ऑयल रिजर्व यहां पर बनाने की बात की जा रही है, यानी कि जो ऊपर वाले हैं वो तो एग्जिस्टिंग है, और ये अपकमिंग है जिनको रिजर्व करने की बात की जा रही है। फायदा क्या होगा, अब मान लीजिए ऑयल रिजर्व हम लोग यहां पर इकट्ठा कर पा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि सारे कोस्टल एरिया होंगे, हम लोग अंदर जाकर उसको रिजर्व करेंगे तो और भी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। तो कोस्टल एरिया में टैंकर से लाकर यहीं पर ही हम लोग रिजर्व क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके चलते कल को अगर मान लीजिए अरब वर्ल्ड में कोई महामारी होती है, अफरा तफरी होती है, और वो हम लोग को सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पर हम लोग सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। तो एक तरीके से वो नहीं कहते कि इमरजेंसी में अपनी जो चीजें हैं वो थोड़ा सा सेव रखकर करनी चाहिए। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है नॉर्मली ऑयल प्राइस अगर कम होता है तो हम लोग सस्ता खरीदते हैं, तो उससे हम लोग को फायदा होता है। पर अब क्या हो रहा है, अब यहां पर उल्टा हो रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स का रिवेन्यू कम मिल पा रहा है, ठीक है। इसी के साथ में जो रेमिटेंस है हमारी कंट्री में वो काफी कम हो पा रहा है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोग बोल सकते हैं। और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनका एक्सपोर्ट भी काफी कम हो पा रहा है। तो ये हर टाइम आप लोग बोले कि ऑयल का प्राइस डाउन होना हमारे लिए गुड न्यूज है, तो वो गुड न्यूज नहीं है। तो ये इसका दूसरा पहलू है जो आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। इंटरव्यू भी आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोग को एनालिसिस होना चाहिए, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में घुमाने की कोशिश की जाती है आप लोगों को, वहां पर आप लोगों का माइंड एप्लीकेशन इस तरीके से देखने की कोशिश की जाती है। चलिए आप लोगों ने वो चीजें तो रट ली, आंसर राइटिंग लिखकर आप लोग आ गए, पर लेकिन क्या रियलिटी में आप लोग इतना क्रिटिकल सोच पा रहे हैं? तो वो क्रिटिकलिटी जो होती है आप लोगों की लाइफ को देखने का तरीका जो है, किस तरीके से सिचुएशन को आप लोग हैंडल करते हैं, वो सारी चीजें पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू में आप लोग की आती हैं, ठीक है। तो उसको भी साथ में लेकर ही चलना है, और वो तब होगा जब आप लोग चीजों के बारे में सोचना समझना स्टार्ट करोगे, ना कि रटना स्टार्ट करोगे। रटना इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी, और वो कभी हो भी नहीं सकता है, ठीक है। चीजों को याद रखना, समझना, वो एक सॉल्यूशन है, और उसी से आप लोग सिलेक्शन ले पाओगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं, हो सकता है कि वो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो पर लेकिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। कुछ चीजें ऐसी हैं, हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो पर मेरे लिए उनकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो। तो इस तरीके से यहाँ पर किस चीज को आप लोग इसेंशियल कैटेगरी में रखोगे और किस चीज को नॉन इसेंशियल कैटेगरी में रखोगे, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर चल रही थी। गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया 20 तारीख को चीजों को ओपन किया जा रहा है, और उनके द्वारा बोला गया कि इसेंशियल चीजें ही यहां पर अलाउ की जाएंगी। अब यहां पर एक इंसान को इसेंशियल चीज जो लग रही है वो लग रही है उसके लिए कि उसको प्रॉपर टाइम पे खाना मिलता रहे, तो वो इसेंशियल चीजें हैं, जिंदा रहने के लिए जरूरी है, ठीक है। अब यहां पर दूसरे इंसान को जो इसेंशियल चीज लग रही है वो लग रही है उसका लैपटॉप काम करने के लिए, यानी कि गवर्नमेंट ने बोला कि घर से रहकर आप लोग काम करो, पर लेकिन दूसरी साइड में गवर्नमेंट बोल रही है कि नॉन इसेंशियल है लैपटॉप। तो इस तरीके से यहां पर ये कैटेगरी जो है वो एक दूसरे के साथ में, आप लोग बोलते हैं कि एक तरीके से एक दूसरे के साथ में एक अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि घर से बैठ के काम करती तो लैपटॉप जो है वो इसेंशियल हो गया। अब लैपटॉप को आप लोगों ने इसेंशियल प्रोडक्ट में डाल रखा है, उसको नॉन इसेंशियल में डाल रखा है। अब इसके चलते चलते कई सारी चीज समझाऊंगा आप लोगों को, जो कि आप लोगों को समझनी भी है और उसको इंप्लीमेंट भी करके देखना है थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले सेंटर के द्वारा क्या किया गया, ये बोला गया कि इसेंशियल प्रोडक्ट को अलाउ किया जाएगा, पर लेकिन उनके द्वारा यू टर्न कर लिया गया। फिर बोला कि नॉन इसेंशियल आइटम की डिलीवरी भी रिज्यूम की जाएगी ई कॉमर्स कंट्री के थ्रू, यानी कि मान लीजिए आज के डेट में आप लोग अमेजन फ्लिपकार्ट पर जाते हैं और वहां से कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो आप लोग के घर आता है, वो सारा प्रोडक्ट आप लोगों के घर पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या होगा, आप लोगों को मार्केट नहीं जाना पड़ा, आप लोगों को स्टोर पर जाकर वहां पर बिल नहीं कटवाना पड़ा, सारी चीजें आप लोगों के घर पर पहुंच गई। तो अच्छी चीज कैसे, इससे अच्छी चीज ये हो रही है कि एक तरीके से कहीं ना कहीं फायदा ये है कि लोग जो है सड़कों पर बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो इसकी वजह से उनके घर तक ही प्रोडक्ट पहुंच जा रहा है। तो होम मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को ट्रांसपोर्ट करना है, नॉन इसेंशियल जो कि एक्सक्लूड कर दिया गया था स्टार्टिंग में, फिर उसको अलाउ कर दिया गया। तो इसके चलते कहीं ना कहीं जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं
वो प्रॉब्लम यहां पर कम हो पाएगी। रीजन पूछा गया यू टर्न क्यों मारा, तो उनके द्वारा कोई रिप्लाई नहीं दिया गया, पर लेकिन राइटर कह रहे हैं कि रीजन सीधा सीधा यही है कि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जो लोगों को रिक्वायरमेंट है वो खत्म हो रहे हैं। मान लीजिए आप लोग रफ कॉपी यूज करते थे, वो खत्म हो चुकी है। A4 साइज शीट यूज करते थे आंसर राइटिंग के लिए, वो खत्म हो रही है। पेन बहुत सारे बच्चों के खत्म हो रहे हैं। तो इस तरीके से तो ये मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं जो कि पढ़ने वाले बच्चे हैं। हो सकता है और भी बहुत सारे घर के जो आइटम है इस तरीके से खत्म हो रहे हो, ठीक है। पोछा मारने वाले लोगों के खत्म हो गए हो, ठीक है। जो वॉशरूम को साफ करने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं हो सकता है वो खत्म हो गए हो। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकता है किसी घर में ऑल आउट खत्म हो गया हो, मच्छर मारने वाली चीजें। तो इस तरीके से ये सारे कहने के लिए तो अलग कैटेगरी में आएंगे, पर लेकिन एक तरीके से आप लोग ये समझिए कि ये एक तरीके से इनके ऊपर भी फोकस देने की बात की जा रही है। अब ये आइटम आप लोग जाकर मार्केट से खरीदते हैं। कपड़े धुलने का साबुन खत्म हो गया, नहाने का साबुन खत्म हो गया, शैम्पू खत्म हो गया, शेविंग क्रीम खत्म हो गई। तो ये समझिए आप लोग, तो ये आइटम जो है नॉर्मली अगर आप लोग देखेंगे, अगर हम लोग इनको खरीदने के लिए जाएंगे मार्केट में तो इधर उधर घूमते फिरेंगे, जगह जगह जाकर चीजों को देखेंगे, पर लेकिन अगर ये घर पर ही पहुंच जाए तो कैसा रहेगा। तो उसी के चलते ये एक तरीके का मिनिमम क्राइटेरिया हो गया। आप लोग यहां पर एक चेन ब्रेक कर पाएंगे और घर तक लोगों के सामान भी पहुंच जाएगा, लोग सड़कों पर नहीं आएंगे। तो ये एक अच्छा तरीका आप लोग बोल सकते हैं। तो नॉन एसेंशियल जो आइटम है उनकी रेंज यहां पर आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी सबसे पहले। जैसे कि अगर बोले जैसे अप्रैल इनके कपड़ों से लेके किताबों तक, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेके होम अप्लायंस जो रहते हैं उन तक, अगर उनके बारे में आप लोग बात करेंगे तो ये सारी चीजें ऑनलाइन प्रोड्यूस की जाती है। अब यहां पर ऑनलाइन आप लोग खरीद रहे हैं, पर लेकिन ऑनलाइन खरीद तो रहे हैं तो पीछे से उनको कोई सप्लाई भी कर रहा होगा, तो सप्लाई भी कर रहा होगा, ट्रांसपोर्ट भी कर रहा होगा, डिलीवरी पर्सन भी होगा। तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी चेन स्टार्ट हो जाएगी काफी अच्छी सी, जिससे लोग जो है कुछ काम करने स्टार्ट करेंगे और वो प्रिकॉशन लेकर काम कर सकते हैं अच्छे से। ये यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। अगर हम लोग बहुत बात करें यहां पर कंप्लीटली इकोनॉमी को शट डाउन करना, ये एक सही बात नहीं है। हाँ, इंडिविजुअल की लाइफ को उसके सारे प्रोडक्ट घर पर मिलते रहे तो उसके चलते यहां पर चीजें हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो ये कड़ी से कड़ी जोड़कर हम लोग काम कर सकते हैं, पर लेकिन कोविड-19 की कड़ी को हम लोग को तोड़ रहे हैं। तो रीओपन करने का मतलब है कि फेज मैनर में रीओपन करना, और यही बेसिकली जो हम लोगों ने यहां पर ये आगे आने वाले टाइम में ये जो चीजें बढ़ाई थी हम लोगों ने कि हाँ आगे भी इसको चीजों को बढ़ाया जाएगा, ये जो चीजें हम लोगों ने स्टार्ट की थी यहाँ पर लॉकडाउन को, उसका बेसिक पर्पज भी यही था। ठीक है, अब मान लीजिए एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी को आप लोग रिज्यूम करें, बैंकिंग सेक्टर को, कार्गो ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को आप लोगों ने बोला कि हम लोग को इनको रिज्यूम करना है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, रिज्यूम कर रहे हैं। दूसरी साइड में आप लोगों ने ये भी बोला कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो जिस तरीके से जो लोग हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, यानी कि बढ़ाई हो गया, बिजली ठीक करने वाली, ये जो लोग हैं इनका भी काम आप लोग रिज्यूम कर रहे हैं। पर लेकिन दूसरी साइड में आप लोग अगर देखोगे, इनको काम करने के लिए क्या चाहिए, बल्ब चाहिए, सॉकेट चाहिए, या फिर कोई और वायरिंग चाहिए। अब वो प्रोडक्ट मार्केट में, वो दुकानें बंद है, तो एक तरीके से इनको काम करने के लिए तो अलाउ कर दिया, पर लेकिन एक्चुअली वो मार्केट बंद पड़ी है, तो कैसे ही अपना काम कर पाएंगे, तो वो चीजें पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। तो आप लोगों को वो भी चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। तो उसके चलते आप लोग क्या कर रहे हैं, तो ई कॉमर्स में जो नॉन एसेंशियल कैटेगरी है उसको भी आप लोगों को यहां पर स्टार्ट करना पड़ेगा। और नॉन एसेंशियल आप लोग कैसे ये डिसाइड कर रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है, कैसे डिफाइन करें। एक पर्सन को आप लोग बोल रहे हैं कि पनीर खाओ, ठीक है, उसको आप लोग एसेंशियल में बोल दिया, तो पनीर क्या उसके लिए जरूरी है, वो दाल में भी काम चला सकते हैं, ठीक है, चावल में भी काम चला सकते हैं। और दूसरी साइड में आप लोगों ने नॉन एसेंशियल कैटेगरी में डाल दिया लैपटॉप। आज की डेट में घर से बोल रहे हैं काम करने के लिए, और आप लोगों ने बोल दिया कि उसको नॉन एसेंशियल कैटेगरी में डाल दिया। सारे बच्चों को आप लोग बोल रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास अटेंड करो, और आप लोगों ने इसको नॉन एसेंशियल कैटेगरी में डाल दिया। स्कूल यूनिवर्सिटी को बोल रहे हैं कि ऑनलाइन लेक्चर डालो, और आप लोगों ने लैपटॉप को नॉन एसेंशियल कैटेगरी में डाल दिया। तो ये डिसाइड कैसे करोगे कि क्या एसेंशियल है, क्या नॉन एसेंशियल है। तो नॉन एसेंशियल हो सकता है कि कुछ ऐसा टाइम पर जब यहां पर लंबे समय तक लॉकडाउन है तो वो एसेंशियल बन जाती है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहां पर ये एक तरीके से प्रायोरिटी करना एसेंशियल नॉन एसेंशियल में, तो ये एक ब्लर लाइन है बीच में। ठीक है, जैसे आप लोग झूठ बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, तो छोटा सा यूं टर्न कर देना झूठ हो जाएगा, और वैसे उसको बोलना वो सत्य हो जाएगा। तो एक बड़ी ही पतली सी परत होती है। ऐसे आप लोग ट्रस्ट में बोल सकते हैं, किसी के साथ में विश्वासघात करना और किसी के साथ में ट्रस्ट करना, वो सारी चीजें जो होती हैं बहुत पतली सी लाइन होती है। वो पतली सी लाइन आप लोगों को रोके रखती है कि आप लोग इस इंसान के साथ में ट्रस्ट कर सकते हैं और इस इंसान को धोखा दे सकते हैं। तो ये चीजें बिल्कुल ऐसी है एसेंशियल नॉन एसेंशियल वाली। तो कैसे आप लोग उसको डिसाइड करोगे, एक पर्सन के लिए एसेंशियल है, दूसरे के लिए नॉन एसेंशियल है। तो यहां पर यही बातें समझाने की कोशिश की गई। तो इसी के चलते गवर्नमेंट ने ओपन कर दी चीजें। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है, इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं और इसके बारे में कई सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, आसपास में क्या चल रहा है और क्या क्या चीजें हैं। तो बहुत डिटेल में इसको हम लोग यहां पर समझेंगे। ओके, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग एक बार मैप देखिए। यहां पर